पिनकेल चोर। बहुत समय पहले एक विधवा रहती थी जिसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे बड़े हो गए थे और हालांकि वे आलसी माने जाते थे, लेकिन कुछ पड़ोसियों ने उन्हें काम दिया था क्योंकि उनकी मां का सम्मान किया जाता था। लेकिन जब ये कहानी शुरू हुई, तब वे दोनों इतने लापरवाह और आलसी थे कि उनके मालिकों ने घोषणा कर दी कि वे उन्हें अब और नहीं रखेंगे। इसलिए वे घर लौट आए और अपनी मां और सबसे छोटे भाई के पास चले गए, जिसे वे बहुत कम समझते थे, क्योंकि वह घर के कामों में हाथ बटाता था, मुर्गियों की देखभाल करता था और गाय का दूध निकालता था। वे उसे तिरस्कार में पिनकेल कहकर पुकारते थे और धीरे धीरे पिनकेल पूरे गांव में उसका नाम बन गया। दोनों युवकों ने सोचा कि घर पर रहना और बेकार रहना, उन अप्रिय कामों को करने के बजाय जो उन्हें पसंद नहीं थे, ज्यादा अच्छा है, और वे अपने जीवन के अंत तक आग के पास ही रहते अगर विधवा ने उनके साथ धैर्य नहीं खोया होता और कहा होता कि चूंकि वे घर पर काम नहीं ढूंढ सकते इसलिए उन्हें कहीं और काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब वह उन्हें अपनी छत के नीचे नहीं रख सकती। लेकिन जब पिनकेल ने उससे कहा कि वह भी दुनिया में जाने के लिए पर्याप्त बूढ़ा हो गया है और जब वो बहुत पैसा कमा लेगा तो वह अपनी मां को घर संभालने के लिए भेजेगा, तो उसे अपने शब्दों पर बहुत पछतावा हुआ। विधवा अपने सबसे छोटे बेटे से बिछड़ने पर खूब रोई, लेकिन जब उसने देखा कि उसका दिल अपने भाइयों के साथ जाने पर अड़ा हुआ है, तो उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इसलिए एक सुबह दोनों युवक बहुत जोश में निकल पड़े। उन्हें इस बात पर कभी संदेह नहीं हुआ कि जैसे ही उनके पास पैसे का छोटा सा भंडार खर्च हो जाएगा, वे जो काम करने को तैयार होंगे वह मान के मुताबिक मिल जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों की भटकन ने उनकी आंखें खोल दी। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उन्हें नहीं चाहता था, या अगर चाहता भी था तो युवा लोग कहते थे कि वे किसानों, मिल मालिकों या लकड़हारों की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। सबसे छोटा भाई, जो समझदार था, वो खुशी खुशी कुछ काम कर लेता जिसे दूसरे लोग करने से मना कर देते थे, लेकिन वह छोटा और दुबला पतला था और कोई भी उसे कुछ देने के बारे में नहीं सोचता था। इसलिए वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, जंगल में मिलने वाले फलों और मेवों पर ही गुजारा करते रहे और हर दिन उनकी भूख बढ़ती गई। एक रात जब वे कई घंटों तक चलते रहे और बहुत थक गए, तो वे एक बड़ी झील के पास पहुंचे जिसके बीच में एक द्वीप था। द्वीप से एक तेज रोशनी आ रही थी, जिससे वे सब कुछ लगभग उतना ही साफ देख सकते थे जैसे सूरज चमक रहा हो, और उन्होंने देखा कि झाड़ियों में आधी छिपी हुई एक नाव थी। चलो इसे ले लो और द्वीप पर चले जाओ, जहां एक घर होना चाहिए, सबसे बड़े भाई ने कहा, और शायद वे हमें भोजन और आश्रय देंगे। और वे सभी अंदर चले गए और रोशनी की दिशा में नाव चलाने लगे। जब वे द्वीप के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह एक झोपड़ी के दरवाजे पर लटकी हुई सुनहरी लालटेन से आ रही थी, जबकि एक बकरी के सुनहरे सींगों से जुड़ी कुछ घंटियों से मधुर झनकार वाला संगीत निकल रहा था जो झोपड़ी के पास चल रही थी। युवकों के दिल खुशी से झूम उठे क्योंकि उन्हें लगा कि आखिरकार वे अपने थके हुए अंगों को आराम दे पाएंगे, और वे झोपड़ी में घुस गए, लेकिन अंदर एक बदसूरत बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गए, जो सोने के लबादे में लिपटी हुई थी जिसने पूरे घर को रोशन कर दिया था। वे एक दूसरे को बेचैनी से देखने लगे क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ आगे आई थी, क्योंकि वे लबादे से जानते थे कि यह एक प्रसिद्ध चुड़ैल थी। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा और साथ ही अपनी बेटी को इशारा करते हुए कहा कि वह आग पर बड़े बर्तन को हिलाए। सबसे बड़े भाई ने उत्तर दिया, हम थके हुए और भूखे हैं तथा रात के लिए आश्रय चाहते हैं। यहाँ तो नहीं मिलेगा, जादूगरनी ने कहा, लेकिन झील के दूसरी ओर महल में तुम्हें भोजन और आश्रय दोनों मिल जाएंगे। अपनी नाव लेकर जाओ, लेकिन इस लड़के को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसके लिए काम ढूंढ सकती हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि वो बहुत तेज और चालाक है और मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। पिनकेल ने जवाब दिया, मेरे जैसा गरीब लड़का आप जैसे महान ट्रोल का क्या नुकसान कर सकता है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे भाइयों के साथ जाने दें। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और आखिरकार चुड़ैल ने उसे जाने दिया और वह अपने भाइयों के साथ नाव तक गया। रास्ता उनकी सोच से कहीं अधिक दूर था और महल पहुँचने से पहले ही सुबह हो गई। अब आखिरकार उनकी किस्मत पलट गई,
क्योंकि दो सबसे बड़े बच्चों को राजा के अस्तबल में जगह दी गई, जबकि पिनकेल को छोटे राजकुमार के पास रख दिया गया। वो एक चतुर और मनोरंजक लड़का था, जो अपनी आंखों के सामने से गुजरने वाली हर चीज को देख लेता था, और राजा ने इस बात पर ध्यान दिया और अक्सर उसे अपनी सेवा में नियुक्त किया, जिससे उसके भाई बहुत ईर्ष्या करते थे। कुछ समय तक यही चलता रहा और पिनकेल हर दिन शाही कृपापात्र बनता गया। आखिरकार उसके भाइयों की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और आपस में सलाह मशविरा करने लगे कि वे राजा के साथ उसकी साख को कैसे खराब कर सकते हैं। वे उसे मारना नहीं चाहते थे, हालांकि शायद अगर उन्हें पता चलता कि वो मर चुका है तो उन्हें दुख नहीं होता, लेकिन वे उसे केवल ये याद दिलाना चाहते थे कि वो आखिरकार एक बच्चा ही था, उनकी आधी भी उम्र और समझदारी नहीं। उन्हें जल्द ही मौका मिल गया। राजा का ये रिवाज था कि वह सप्ताह में एक बार अपने अस्तबल में जाता था, ताकि वह देख सके कि उसके घोड़ों की उचित देखभाल हो रही है या नहीं। अगली बार जब वह अस्तबल में दाखिल हुआ तो दोनों भाई किसी तरह बीच में आ गए, और जब राजा ने उनके अधीन घोड़ों की सुंदर साटन की खाल की प्रशंसा की और टिप्पणी की कि जब उनके घोड़े पहली बार झील के पार आए थे तब उनकी स्थिति कितनी अलग थी, तो युवकों ने तुरंत झोपड़ी के ऊपर लालटेन से निकलने वाली अद्भुत रोशनी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। राजा, जिसे सभी दुर्लभ चीजों को इकट्ठा करने का शौक था, वह सीधे जाल में फंस गया और उसने पूछा कि उसे यह अद्भुत लालटेन कहाँ मिल सकती है। पिनकेल को बुलाओ, महाराज, उन्होंने कहा। यह एक बूढ़ी चुड़ैल का है, जिसने इसे किसी बुरे तरीके से प्राप्त किया है। लेकिन पिनकेल की जुबान बहुत चिकनी है और वो किसी भी महिला, चाहे वह बूढ़ी हो या जवान, को अपने वश में कर सकता है। राजा ने चिल्लाकर कहा, तो फिर उसे आज ही रात को जाने दो, और यदि वह मेरे लिए लालटेन ले आए तो मैं उसे अपने निकट के प्रमुख व्यक्तियों में से एक बना दूंगा। पिनकेल अपने साहसिक कार्य के बारे में सोचकर बहुत खुश हुआ और बिना किसी देरी के उसने किनारे पर खड़ी एक छोटी नाव उधार ली और तुरंत द्वीप पर चला गया। जब वो पहुंचा तो देर हो चुकी थी और लगभग अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसे उस खुशबू से पता चल गया कि चुड़ैल अपना खाना पका रही है। इसलिए वह धीरे से छत पर चढ़ गया और झांकते हुए तब तक देखता रहा जब तक कि बूढ़ी औरत की पीठ नहीं मुड़ गई। फिर उसने जल्दी से अपनी जेब से एक मुट्ठी नमक निकाला और उसे बर्तन में डाल दिया। उसने अभी ये किया ही था कि चुड़ैल ने अपनी बेटी को बुलाया और उसे बर्तन को आग से उतारने और स्टू को एक डिश में डालने का आदेश दिया, क्योंकि यह काफी समय से पक रहा था और उसे भूख लगी थी। लेकिन जैसे ही उसने इसे चखा, उसने अपना चम्मच नीचे रख दिया और कहा कि उसकी बेटी ने इसमें दखलंदाजी की होगी, क्योंकि नमक से बनी कोई भी चीज खाना असंभव था। वह चिल्लाई, घाटी में स्थित झरने के पास जाओ और ताज़ा पानी ले आओ, ताकि मैं ताज़ा भोजन तैयार कर सकूं, क्योंकि मुझे भूख लगी है। लेकिन माँ, लड़की ने उत्तर दिया, मैं इस अंधेरे में कुआं कैसे ढूंढ सकती हूँ, क्योंकि तुम तो जानती हो कि लालटेन की किरणें वहां नीचे कोई रोशनी नहीं डालती। ठीक है, तो लालटेन अपने साथ ले जाओ, चुड़ैल ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे रात का खाना चाहिए और पास में कोई पानी भी नहीं है। इसलिए लड़की ने एक हाथ में अपनी बाल्टी और दूसरे हाथ में सुनहरी लालटेन ली और जल्दी से कुएं की ओर चली गई। उसके पीछे पिनकेल भी था, जो किरणों के रास्ते से दूर रहने का ध्यान रखता था। जब वह आखिरकार कुएं पर अपनी बाल्टी भरने के लिए झुकी तो पिनकेल ने उसे उसमें धकेल दिया और लालटेन छीनकर अपनी नाव पर वापस आ गया और किनारे से दूर चला गया। वह द्वीप से काफी दूर निकल चुका था जब चुड़ैल, जो सोच रही थी कि उसकी बेटी का क्या हुआ, उसे खोजने के लिए दरवाजे पर गई। झोपड़ी के चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन पानी के पार बहती हुई वह चमकती हुई रोशनी क्या थी। चुड़ैल का दिल बैठ गया, क्योंकि अचानक उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। क्या ये तुम हो, पिनकेल? वह चिल्लाई और युवक ने उत्तर दिया, हाँ प्यारी माँ, यह मैं ही हूँ। और क्या तुम मुझे लूटने वाले दुष्ट नहीं हो? उसने कहा। सच में प्यारी माँ, मैं हूँ, पिनकेल ने उत्तर दिया, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से नाव चलाते हुए, क्योंकि उसे आधा डर था कि चुड़ैल उसके पीछे आ सकती है। लेकिन उसके पास पानी पर कोई शक्ति नहीं थी और वह गुस्से में झोपड़ी में चली गई और इस दौरान खुद से ही बड़बड़ाती रही, ध्यान रखना, ध्यान रखना।
दूसरी बार तुम इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे। जब पिनकेल महल में लौटा तो सूरज अभी नहीं निकला था और राजा के कक्ष में प्रवेश करते हुए उसने लालटेन को ऊपर उठाया ताकि उसकी किरणें बिस्तर पर पड़ें। एक पल में राजा जाग गया और उसने देखा कि सुनहरी लालटेन उस पर अपनी रोशनी डाल रही है। वो उछल पड़ा और खुशी से पिनकेल को गले लगा लिया। हे धूर्त, वो चिल्लाया, तुमने मेरे लिए क्या खजाना लाया है? और अपने सेवकों को बुलाकर उसने आदेश दिया कि उसके बगल के कमरे पिनकेल के लिए तैयार किए जाएं और वह युवक किसी भी समय उसके सामने आ सकता है। और इसके अलावा उसे परिषद में एक सीट भी दी जानी थी। यह अनुमान लगाना आसान है कि यह सब देखकर भाइयों में पहले से भी अधिक ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने मन में फिर से विचार किया कि वे उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं। अंततः उन्हें सुनहरे सींग और घंटियों वाली बकरी की याद आई और वे खुश हुए क्योंकि उन्होंने कहा, इस बार बूढ़ी औरत निगरानी रखेगी और उसे जितना होशियार बनना है, सींगों पर लगी घंटियां उसे अवश्य चेतावनी देंगी। इसलिए जब पहले की तरह राजा अस्तबल में आया और अपने भाई की चतुराई की प्रशंसा की, तो युवकों ने उसे चुड़ैल के पास मौजूद दूसरे चमत्कार के बारे में बताया, सुनहरे सींग वाली बकरी। इस क्षण से राजा ने इस अद्भुत प्राणी की लालसा में रात में कभी अपनी आंखें बंद नहीं की। अब जब चुड़ैल का संदेह जाग उठा था, तो उसे इस बात का थोड़ा बहुत एहसास हो गया था कि इसे चुराने की कोशिश में खतरा हो सकता है और उसने उसे चकमा देने की योजना बनाने में घंटों बिताए। लेकिन किसी तरह उसे कभी कुछ ऐसा नहीं सूझा जो काम आ सके और आखिरकार, जैसा कि भाइयों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, उसने पिनकेल को बुलवाया। मैंने सुना है, उसने कहा, कि द्वीप पर बूढ़ी चुड़ैल के पास सुनहरे सींगों वाली एक बकरी है, जिसमें घंटियां लटकती हैं और मधुर संगीत बजता है। वो बकरी मुझे चाहिए, लेकिन मुझे बताओ मैं उसे कैसे प्राप्त करूं? मैं अपने राज्य का तीसरा हिस्सा उस व्यक्ति को दूंगा जो इसे मेरे पास लाएगा। मैं इसे स्वयं ले आऊंगा, पिनकेल ने उत्तर दिया। इस बार पिनकेल के लिए बिना देखे द्वीप पर पहुंचना आसान था, क्योंकि वहां कोई सुनहरा लालटेन नहीं था जिससे वह पानी पर अपनी किरणें फेंक सके। लेकिन दूसरी ओर बकरी झोपड़ी के अंदर सोती थी और इसलिए उसे बूढ़ी औरत की आंखों के सामने से ले जाना होगा। वो ये कैसे करेगा? झील के उस पार वह सोचता ही रहा। आखिरकार उसके दिमाग में एक योजना आई जो ऐसा लग रहा था कि शायद ये हो सकती है, हालांकि वह जानता था कि इसे अंजाम देना बहुत मुश्किल होगा। किनारे पर पहुंचते ही उसने सबसे पहले लकड़ी का एक टुकड़ा ढूंढा और जब उसे वो मिल गया तो वह झोपड़ी के पास छिप गया, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया और वह समय करीब नहीं आ गया जब चुड़ैल और उसकी बेटी सोने चली गई। फिर वह चुपके से ऊपर गया और लकड़ी को दरवाजे के नीचे लगा दिया, जो बाहर की तरफ खुलता था, इस तरह से कि जितना आप इसे बंद करने की कोशिश करते, यह उतना ही मजबूती से चिपकता। और यही तब हुआ जब लड़की हमेशा की तरह दरवाजा बंद करने और रात के लिए सब कुछ ठीक करने चली गई। तुम क्या कर रहे हो? डायन ने पूछा, जबकि उसकी बेटी हैंडल को खींचती रही। दरवाजे में कुछ गड़बड़ है, ये बंद नहीं हो रहा है, उसने उत्तर दिया। ठीक है, इसे अकेला छोड़ दो, हमें नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं है, चुड़ैल ने कहा, जो बहुत नींद में थी, और लड़की ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और बिस्तर पर चली गई। बहुत जल्द ही उन दोनों के खर्राटे सुनाई दे सकते थे और पिनकेल को पता था कि उसका समय आ गया है। अपने जूते उतारकर वह चुपके से झोपड़ी में घुस गया और अपनी जेब से कुछ खाना निकाला, जिसे बकरी विशेष रूप से पसंद करती थी। उसने उसे उसकी नाक के नीचे रख दिया। फिर जब जानवर उसे खा रहा था, उसने प्रत्येक सुनहरी घंटी में ऊन भर दी, जिसे वह अपने साथ लाया था। हर मिनट सुनने के लिए रुकता था, ताकि चुड़ैल जाग न जाए और वह खुद को किसी भयानक पक्षी या जानवर में बदल न पाए। लेकिन खर्राटे अभी भी जारी रहे और वह जितनी जल्दी हो सके अपना काम करता रहा। जब अंतिम घंटी बजी तो उसने अपनी जेब से एक और मुट्ठी भर खाना निकाला और उसे बकरी की ओर बढ़ाया, जो तुरंत उठ खड़ी हुई और पिनकेल के पीछे पीछे चली गई, जो धीरे धीरे पीछे हटकर दरवाजे की ओर चला गया। और जैसे ही वह बाहर निकला उसने बकरी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उस स्थान की ओर भागा जहां उसने अपनी नाव खड़ी की थी।
जैसे ही वह झील के बीच में पहुंचा, पिनकेल ने घंटियों से ऊन निकाला जो जोर से बजने लगी। उनकी आवाज से चुड़ैल जाग गई और वह पहले की तरह चिल्लाए, क्या यह आप हैं, पिनकेल? हाँ, प्रिय माँ, यह मैं ही हूँ, पिनकेल ने कहा। क्या तुमने मेरी सोने की बकरी चुरा ली है? उसने पूछा। हाँ, प्रिय माँ, मैंने किया है, पिनकेल ने उत्तर दिया। क्या तुम दुष्ट नहीं हो, पिनकेल? हाँ, प्यारी माँ, मैं हूँ, उसने उत्तर दिया। और बूढ़ी चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई, आह, खबरदार, अगली बार तुम यहाँ आओगे तो बच नहीं पाओगे। लेकिन पिनकेल हंसते हुए नाव चलाते रहे। राजा बकरी से इतना प्रसन्न था कि वह उसे हमेशा रात दिन अपने पास रखता था, और जैसा कि उसने वादा किया था, पिनकेल को राज्य के तीसरे हिस्से का शासक बना दिया गया। जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, भाई पहले से कहीं ज्यादा क्रोधित थे और क्रोध से काफी दुबले हो गए थे। एक ने दूसरे से पूछा, हम उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? और अंततः उन्हें सुनहरा लबादा याद आ गया। वे ठहाका लगाते हुए चिल्लाए, अगर उसे चोरी करनी है तो उसे चतुराई दिखानी होगी। और जब अगली बार राजा अपने घोड़ों को देखने आया तो वे पिनकेल और उसकी अद्भुत चालाकी के बारे में बात करने लगे, और कैसे उसने लालटेन और बकरी चुराने की योजना बनाई जो कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, लेकिन चूंकि वह वहां था, इसलिए ये दुख की बात है कि वह सोने का लबादा नहीं ला सका। राजा ने पूछा, वह सुनहरा लबादा, वह क्या है? और युवकों ने उसकी सुंदरता का इतने शानदार शब्दों में वर्णन किया कि राजा ने घोषणा कर दी कि जब तक वह लबादा अपने कंधों पर नहीं लपेट लेगा, तब तक उसे एक दिन भी खुशी नहीं मिलेगी। और उसने आगे कहा, जो व्यक्ति इसे मेरे पास लाएगा, वह मेरी बेटी से विवाह करेगा और मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। उन्होंने कहा, पिनकेल के अलावा कोई भी इसे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि 2 चेतावनियों के बाद भी चुड़ैल उनके भाई को तीसरी बार भागने की अनुमति दे सकती है। इसलिए पिनकेल को बुलाया गया और वह प्रसन्न मन से निकल पड़ा। उन्होंने कई घंटे पहले एक योजना और फिर दूसरी योजना बनाने में बिताए, जब तक कि उनके पास एक योजना तैयार नहीं हो गई जिसके बारे में उन्हें लगा कि वह सफल साबित हो सकती है। अपने कोट के अंदर एक बड़ा सा बैग ठूंसकर वह किनारे से आगे बढ़ा। इस बार उसने ध्यान रखा कि वह दिन के उजाले में द्वीप पर पहुंचे। अपनी नाव को एक पेड़ से बांधकर वह झोपड़ी की ओर बढ़ा, अपना सिर झुकाए हुए और चेहरे पर दुख और शर्म दोनों का भाव लिए हुए। क्या ये तुम हो, पिनकेल? चुड़ैल ने उसे देखकर पूछा, उसकी आंखें जंगली ढंग से चमक रही थीं। हाँ, प्रिय माँ, यह मैं ही हूँ, पिनकेल ने उत्तर दिया। तो तुमने जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी खुद को मेरे हाथों में सौंपने की हिम्मत की है। वह चिल्लाई, अच्छा, इस बार तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। और उसने एक बड़ा चाकू निकाला और उसे तेज करना शुरू कर दिया। ओह, प्यारी माँ, मुझे छोड़ दो, पिनकेल घुटनों के बल गिरकर चिल्लाया और चारों ओर पागलों की तरह देखने लगा। छोड़ दे, चोर, मेरी लालटेन और मेरी बकरी कहाँ है? नहीं, नहीं, लुटेरों का एक ही भाग्य होता है। और उसने चाकू हवा में लहराया ताकि वह आग की रोशनी में चमक सके। तो, अगर मुझे मरना ही है, पिनकेल ने कहा, जो अब तक काफी डर गया था, कम से कम मुझे अपनी मौत का तरीका चुनने दो। मैं बहुत भूखा हूँ, क्योंकि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। अगर तुम चाहो तो दलिया में थोड़ा जहर मिला दो, लेकिन मरने से कम मुझे अच्छा खाना तो खाने दो। यह कोई बुरा विचार नहीं है, महिला ने उत्तर दिया, जब तक तुम मरते हो, मेरे लिए सब कुछ एक ही है। और दलिया का एक बड़ा कटोरा निकालकर उसने उसमें कुछ जहरीली जड़ी बूटियां मिला दी और जो काम करना था उसे शुरू कर दिया। फिर पिनकेल ने जल्दी से कटोरे की सारी सामग्री अपने थैले में डाल दी और अपने चम्मच से जोर से आवाज लगाई, मानो वह आखिरी निवाला खुरच रहा हो। जहर हो या न हो, दलिया बहुत बढ़िया है। मैंने इसका एक एक टुकड़ा खा लिया है, मुझे थोड़ा और दे दो, पिनकेल ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। ठीक है, जवान आदमी, तुम्हारी भूख बहुत अच्छी है, चुड़ैल ने उत्तर दिया, हालांकि यह आखिरी बार है जब तुम इसे खाओगे, इसलिए मैं तुम्हें एक और कटोरा दूंगी। और जहरीली जड़ी बूटियों को रगड़ते हुए उसने जो कुछ बचा था उसका आधा हिस्सा उसे पिला दिया
और फिर अपनी बिल्ली को बुलाने के लिए खिड़की पर चली गई। एक पल में पिनकेल ने फिर से दलिया बैग में खाली कर दिया और अगले ही मिनट वो फर्श पर लौटने लगा, खुद को इस तरह घुमाता रहा मानो उसे दर्द हो रहा हो। इस दौरान वह जोर जोर से कराह रहा था। अचानक वह चुप हो गया और चुपचाप लेटा रहा। मुझे लगा कि उस जहर की दूसरी खुराक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा होगी, चुड़ैल ने उसे देखते हुए कहा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अगर तुम वापस आए तो क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि सभी चोर तुम्हारी तरह मर जाएं। लेकिन मेरी आलसी लड़की वह लकड़ी क्यों नहीं लाती जिसके लिए मैंने उसे भेजा था। जल्दी ही बहुत अंधेरा हो जाएगा और वह अपना रास्ता नहीं खोज पाएगी। मुझे लगता है मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। लड़कियां कितनी परेशान करने वाली होती हैं। और वह ये देखने के लिए दरवाजे पर गई कि क्या उसकी बेटी का कोई निशान है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका और तेज बारिश हो रही थी। अभी रात नहीं हुई है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। जब तक मैं वापस आऊंगी तब तक ये कीचड़ से भर जाएगा। इसलिए उसने इसे अपने कंधों से उतारकर कमरे में एक अलमारी में सावधानी से लटका दिया। उसके बाद उसने अपने मोजे पहने और अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी। मोज़ों की आखिरी आवाज़ बंद होते ही पिनकेल उछल पड़ा और उसने अपना मोज़ा उतार दिया और जितनी तेजी से हो सका नाव चलाकर भाग गया। वह अभी कुछ दूर ही गया था कि हवा के झोंके ने लबादा खोल दिया और उसकी चमक से पानी में चमक फैल गई। चुड़ैल, जो अभी जंगल में प्रवेश कर रही थी, उसी क्षण पीछे मुड़ी और सुनहरी किरणों को देखा। वह अपनी बेटी के बारे में सब कुछ भूल गई और तीसरी बार धोखा खाने पर क्रोध से चिल्लाते हुए किनारे की ओर भागी। क्या ये तुम हो, पिनकेल? वह चिल्लाए। हाँ प्यारी माँ, यह मैं ही हूँ। क्या तुमने मेरा सोने का लबादा ले लिया है? हाँ प्रिय माँ, मेरे पास है। क्या तुम बड़े दुष्ट नहीं हो? हाँ सचमुच प्यारी माँ, मैं हूँ। और सचमुच वह ऐसा ही था। लेकिन फिर भी वो लबादा राजा के महल में ले गया और बदले में उसे राजा की बेटी का हाथ विवाह में मिला। लोगों ने कहा कि दुल्हन को ही अपनी शादी की दावत में लबादा पहनना चाहिए था, लेकिन राजा इससे इतना प्रसन्न था कि वह इसे छोड़कर नहीं गया और अपने जीवन के अंत तक उसे इसके बिना कभी नहीं देखा गया। उसकी मृत्यु के बाद पिनकेल राजा बन गया और उसने आशा छोड़ दी कि उसने अपने बुरे और चोर तरीकों को छोड़ दिया है और अपने विषयों पर अच्छी तरह से शासन किया है। जहाँ तक उसके भाइयों का सवाल है, उसने उन्हें दंडित नहीं किया, बल्कि उन्हें अस्तबल में छोड़ दिया, जहाँ वे पूरे दिन बड़बड़ाते रहते थे।